नमस्कार दोस्तों। पुस्तक चर्चा में आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ पुस्तक लेकर, जिसका शीर्षक है वेग के विपरीत। और पुस्तक के लघु कविताकार हैं डॉक्टर मधुकांत। डॉक्टर मधुकांत रोहतक के रहने वाले हैं और हरियाणा की प्रथम पंक्ति के वरिष्ठ साहित्यकारों में से एक साहित्यकार है। यह संग्रह इनका लघु कविता संग्रह है। बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है और रक्तशाला को समर्पित किया है। यह संग्रह इन्होंने रक्तशाला को समर्पित किया है। प्रिय रक्तशाला को, जिसने मंजिल पाने के लिए छोटे छोटे कदमों से लंबा पथ पार किया। इसका मूल्य है 150 रुपये। पृष्ठ हैं 124 और इन 124 पृष्ठों में 113 लघु कविताएं समाहित हैं। ये लघु कविताएं शिक्षा व्यवस्था को आईना दिखाती सी प्रतीत होती हैं। कुछ रचनाएं रक्तदान, शरीरदान, नेत्रदान जैसे पुनीत कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं। तार्किकता से ओतप्रोत हैं रचनाएं। नारी विमर्श, देशभक्ति, वीरांगनाओं वीरांगनाओं की वीरता से ओतप्रोत रचनाएं भी हैं इस संग्रह में। कुछ लघु कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पहली लघु कविता है प्रार्थना। बचपन में होमवर्क न किया होता, तब भगवान से प्रार्थना करता मेरी मैडम बीमार हो जाए, परंतु अच्छा हुआ भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। उनका कठोर अनुशासन मुझे प्रतिष्ठित बना गया। हे प्रभु, वह बाल मन की प्रार्थना थी, आज आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ। जीवन के कुछ वर्ष मेरी मैडम को दे दे, वे प्रकाश पुंज हैं, जग को अधिक आलोकित करेंगी, जग को अधिक आलोकित करेंगी। अपने विद्यार्थी जीवन की उन बातों को याद किया है लेखक ने, जिनमें उन्होंने अपनी शिक्षिका के लिए अच्छी प्रार्थना नहीं की, और अब पश्चाताप के रूप में लेखक प्रार्थना करते हैं कि लेखिका का जीवन सुखद हो और लंबा हो। जो लेखक की भावना रही है वो लगभग प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना होती है। प्रत्येक छात्र छात्राएं अनजानपने में टीचर के लिए पता नहीं क्या क्या बद्दुआएं कर देते हैं। अपने विद्यार्थी जीवन का प्रसंग लेखक ने इस रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अगली रचना है इनकी वेग के विपरीत। वेग के विपरीत इस पुस्तक संग्रह का भी शीर्षक है। अजनबी भीड़ का स्वार्थी जोश देखकर, अजनबी भीड़ का स्वार्थी जोश देखकर उठ जाए हाथ हर बार बस यूं ही। बनकर लकड़ी का गट्ठा लुढ़कता रहे जल वेग के साथ बस यूं ही। खरीदे हुए हाथों के बीच खो जाए अस्तित्व, सब गलत हो जाए, अच्छा है बन जाना छोटी मेंढकी। फुदक जाए वेग के विपरीत मनचाही दिशा में, फुदक जाए वेग के विपरीत मनचाही दिशा में। लेखक का मानना है कि लकड़ियों का गट्ठा भी
वेग के साथ बह निकलता है। लेकिन उस लकड़ी के गट्ठे की बजाय एक छोटी मेंढकी होना अच्छा है, जो फुदकती है वेग के विपरीत। वैसे वेग के विपरीत चलना आसान काम नहीं है, टेढ़ी खीर है। प्रत्येक व्यक्ति वेग के विपरीत नहीं चल सकता। निसंदेह जो वेग के विपरीत चला उसने वेग को बदला भी है। निसंदेह उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन वेग के विपरीत होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल कार्य है वेग के विपरीत होना। अगली रचना है लेखक की दास्तां। चिमनी धुआं उगलने लगी। उनके सख्त हाथ कठोर लोहे को गलाकर ढालते रहे। उंगलियां और हथेलियां वातानुकूलित कक्ष में अल्पसंख्यक नरम हाथ छापते रहे। उनके बच्चों की हस्तरेखाएं, उनके बच्चों की हस्तरेखाएं। दो तरह के हाथों का, दो तरह की उंगलियों का यहाँ चर्चा लेखक ने किया है। एक तो सख्त हाथ हैं, कठोर हाथ हैं, जो लोह को भी गला पिघलाकर मनमाफिक ढाल सकते हैं, और दूसरे उनकी हस्तरेखाएं लिखने वाले नरम हाथ, अल्पसंख्यक हाथ। कठोर हाथ मजदूर के हाथ हैं, बहुत मजदूर बहुसंख्यक हैं, और नरम हाथ, मुलायम हाथ यहाँ पूंजीपति के हैं, जो उन मजदूरों को मेहनताना देते हैं। यहाँ अभिजात्य वर्ग और गरीब वर्ग के बीच की गहरी खाई का लेखक ने रहस्योद्घाटन किया है। अगली रचना इनकी उजाले की ओर। चलो माँ धरती और आकाश से परे उस देश में, जहां कौमियत को भूलकर सब इंसान हों, अपने संस्कारों से अलग शेर बकरी के घाट एक हों। चलो जहां मिट गया अंधेरा हो, सूरज की किरणें दे बराबर रोशनी। वहां भी चलो माँ जहां सबके लिए बोए जाते हों रोटी के पेड़, बोए जाते हों रोटी के पेड़। उजाले की ओर लघु कविता 10 पंक्तियों में, चंद शब्दों में। बहुत गंभीर विषय अभिव्यक्त किया है लेखक ने। चलो माँ धरती और आकाश से परे उस देश में, जहां कौमियत को भूलकर, जात पात को भूलकर सब इंसान हो, समता मूलक समाज की कल्पना की गई है इस लघु कविता में। अपने संस्कारों से अलग शेर बकरी के एक घाट एक हों, सब समान हो, एक ही घाट पर पानी पिए शेर और बकरी। जहां सबको सूरज बराबर रोशनी देता हो, वहां चलो जहां बोए जाते हो पेड़ रोटी के, जहां रोटी के लिए मारा मारी नहीं हो। यह कविता भी अभिजात्य वर्ग और गरीब वर्ग, अमीर गरीब के भेद की खाई का सटीक वर्णन करती है और समता मूलक समाज की स्थापना का आह्वान करती है। बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर रचना है। अगली रचना इनकी मेरे गांव में। ऑफिस की दिनचर्या से उबकर आप जा रहे हो पहाड़ों पर। ऑफिस की दिनचर्या से उबकर आप जा रहे हो पहाड़ों पर। आदमी परिवर्तन चाहता है, आदमी परिवर्तन चाहता है। एक बात कहूं, मानोगे? गांव चले जाओ चेंज के लिए। हर बार उन्हीं पत्थरों में जाना, क्या तुम उगते नहीं? खेतों में हर साल नई फसल मौसमानुसार उगती है। अवश्य तुम्हें अच्छा लगेगा, अवश्य तुम्हें अच्छा लगेगा। लाजवाब रचना है, लाजवाब। जो गांव की गलियों में खेल कूद कर, गांव के स्कूल में पढ़ लिख कर शहर में अपनी सेवाएं देने चले जाते हैं,
कर्मचारी अधिकारी बन जाते हैं, निसंदेह वो गांव को भूल जाते हैं। इस रचना के माध्यम से लेखक ने उन कर्मचारी अधिकारियों को गांव की याद दिलाई है कि पहाड़ों में हर बार जाना जरूरी तो नहीं, कभी कभार अपने गांव में पीछे छूट गए भाइयों के, भतीजों के यहाँ जाइए। अगर कर्मचारी अधिकारी अपने गांव में जाएगा तो निसंदेह जो गांव में गुजर बसर कर रहे हैं लोग, उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं स्कूल, उनको प्रेरणा मिलेगी कि ये हमारा चाचा, ये हमारा ताऊ इन्हीं गलियों में खेल कूद कर, यहीं के स्कूल में पढ़ लिख कर आज कामयाब हो गया। लाजवाब रचना है, लाजवाब रचना है। अगली रचना इनकी शुगर कोटिंग। फिर उन्होंने शुगर चढ़ा दी है, फिर उन्होंने शुगर चढ़ा दी है विष के दानों पर। पागल मक्खियां आएंगी, ढेर हो जाएंगी। फिर उन्होंने शक्कर चढ़ा दी है विष के दानों पर। पागल मक्खियां आएंगी, ढेर हो जाएंगी। हर बार ऐसा ही तो होता है, मक्खियां भूल जाती हैं, हर बार आएंगी, ढेर हो जाएंगी। वो मरी हुई मक्खियों को नाली में फेंक देते हैं और नई मक्खियों के लिए शक्कर लपेटने लग जाते हैं, शक्कर लपेटने लग जाते हैं। निसंदेह हर बार चुनाव में ऐसा ही होता है। निसंदेह और भी कारपोरेट घराने भी यही करते हैं, राजनीतिक लोग भी यही करते हैं, और भी संगठित व्यवस्थाएं जो वो भी यही करते हैं। जहर के दानों पर, विष के दानों पर शुगर चढ़ा देते हैं और पागल मक्खियां अनभिज्ञता में उन पर जा बैठती हैं। शुगर के साथ वो विष पान भी कर लेती हैं, मर जाती हैं और उनको फेंक दिया जाता है नाली में, और दोबारा से विष के दानों पर कोटिंग की जाती है शुगर की, नई मक्खियों को फंसाने के लिए। हर 5 साल बाद राजनीति में, हर 5 साल बाद चुनाव में यही सब होता है, लेकिन मक्खियां नहीं संभल पाती, इन विष के दानों से नहीं बचा पाती अपने आप को। बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर। अगली रचना जो आपके समक्ष साझी करूंगा, स्वामी रक्तदाता। यह शरीर मेरा नहीं, किसी की बख्शीश है। यह शरीर मेरा नहीं, किसी की बख्शीश है। एक भयंकर दुर्घटना में मैं तो लगभग मर गया था। फरिश्ते ने रक्तदान किया, जीवन दान दिया। शरीर में खून मेरा नहीं, रक्तदाता का है। मुझे उपहार मिला, इस पर रक्तदानी का अधिकार है। मुझे उपहार मिला, इस पर रक्तदानी का अधिकार है। लेखक रक्तदान का महत्व बताते हुए साथ में उस रक्तदाता के लिए कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं इस लघु कविता के माध्यम से, जिसने रक्तदान करके दुर्घटनाग्रस्त लेखक का जीवन बचाया और अपने आप को उस रक्तदाता का दिया हुआ उपहार मानते हैं, और मानते हैं कि मेरे जीवन पे अधिकार भी उस रक्तदाता का है। भयंकर दुर्घटना में मैं मर गया होता अगर वह रक्तदाता अपना रक्त देकर मुझे जीवित नहीं करता। लेखक रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने अपना अत्यधिक लेखन रक्तदान विषय को लेकर किया है। रक्तदान पे इन्होंने बहुत कलम चलाई है, रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है और रक्तदाताओं को ये मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और भी इस संग्रह में भी बहुत सी रचनाएं हैं जो रक्तदान को के लिए प्रेरित करती हुई हैं, और मैं भी आह्वान करता हूं आप सभी से जो रक्तदान कर सकते हैं
जो किसी असाध्य रोग से ग्रस्त नहीं है वो अवश्य रक्तदान करें। और रक्तदान सबसे बड़ा दान है। रक्तदान, देहदान, नेत्रदान सबसे बड़ा दान है। अगली रचना जो आपके साथ साझी करना चाहूंगा, संस्कार। आप गंदगी फैलाओ, दूसरा साफ करे, पाप है ये। आप गंदगी फैलाओ, दूसरा साफ करे, पाप है ये। कोई गंदगी फैलाए, आप साफ करें, पुण्य है ये। पाप पुण्य का हिसाब होगा अवश्य, यहां नहीं तो वहां होगा। गंदा करना, गंदा देखना बुरा लगे, आप साफ करें, कराएं, तुम्हारी धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। तुम्हारी धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। निसंदेह लेखक इस लघु कविता के माध्यम से इस दुनिया को सुंदर देखना चाहते हैं, जिसमें गंदगी के लिए कोई स्थान न हो। बहुत से लोगों के दिमाग में गंदगी होती है, जो साफ सफाई करने वालों के प्रति बहुत पूर्व गंदगी भरा उनका व्यवहार होता है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। उन लोगों के लिए ये रचना लिखी है लेखक ने कि चाहूं और साफ सफाई हो, और सबसे पहले हमारे तन मन साफ हो। अगर हमारा तन मन साफ हो गया तो पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। बहुत सुंदर रचना है। अगली रचना इनकी, पहरे श्रोता। मंच पर बैठा अंधा बहरा, मंच पर बैठा अंधा बहरा, नहीं जानता श्रोता का दर्द। फराटेदार हवा, ऊंची मचान, नहीं समझता निचली गंध। अनवर्थ चिल्लाता जाता बहरे श्रोताओं के बीच, कोई ना सुने उसको बोलना। श्रोताओं का सुनना व्यवस्था और हद का गुजर जाना, और हद का गुजर जाना। मंचासीन लोग, उनको बोलने से मतलब होता है, वो ये परवाह नहीं करते कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा। श्रोता लोग आपस में बतिया रहे हैं या किसी अन्य उपक्रम में संलग्न हैं, उनको वक्ता से कोई सरोकार नहीं, क्या कह रहा है क्या नहीं। आजकल बहुत से आयोजनों में ऐसा हो ही रहा है। लेखक ने बहरे श्रोता, अंधा मंचासीन बहुत सुंदर रचना लिखी है। आज के आयोजनों की कड़वी सच्चाई भी लिखी है। आयोजनों से श्रोताओं की अनुपस्थिति होती जा रही है। बहुत बढ़िया वर्णन किया है आज की व्यवस्था पर, करारा व्यंग्य किया है लेखक ने। बहरे श्रोता। कविता। अखबार की सुर्खियों सी सूख गई कविता, हरी भरी हरियाली सी दिखती नहीं कविता। फूलों की मकरंद सी उड़ती नहीं कविता, अखबार में लुटी पिटी टीवी से घायल कविता। मंचों की ताली से आश्चर्यचकित कविता, मंचों की तालियों से आश्चर्यचकित कविता। साहित्य पाठक की पहुंच से दूर होता जा रहा है। पुस्तक संस्कृति खत्म होती जा रही है। यही भावना इस कविता के माध्यम से लेखक ने व्यक्त की है। संपादक से नहीं रहे, लेखक से नहीं रहे, पत्र पत्रिकाएं, न्यूज चैनल, टीवी सब साहित्य से दूर होता प्रतीत हो रहा है। जिन चीज़ों से उनको धनोपार्जन हो उन चीज़ों में रुचि रखते हैं, वैसा ही वो निर्वहन करते हैं। लेखक ने साहित्य के दुर्दशा का वर्णन इस लघु कविता के माध्यम से किया है, और ये कड़वी सच्चाई भी है। जब तक हम लोग
पुस्तक संस्कृति को वापस नहीं लेकर आएंगे, पुस्तकों की ओर नहीं लौटेंगे, तब तक मेरे विचार में साहित्य का, समाज का भला नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगली रचना है इनकी प्रसव पीड़ा। बहुत कष्टदायक होता प्रसव पीड़ा का दर्द, सुखद भूल पर गहरा पश्चाताप, फिर नव सृजन आशाओं संभावनाओं का सुख, भुला देता है गहरे दर्द, कालांतर में वही दिखाने लगे आंखें, फिर हरा हो जाता है प्रसव पीड़ा का दर्द। लेखक इस लघु कविता के माध्यम से प्रसव पीड़ा से ग्रस्त मातृशक्ति का दर्द महसूस करते हैं, और लेखक का मानना है कि प्रसव पीड़ा के बाद माताएं प्रसव पीड़ा का दर्द भूल जाती हैं और उनके जीवन में एक शिशु का आगमन होता है। उस शिशु के आगमन को वो सुखद महसूस करती हैं, आशाएं संभावनाएं तलाशती हैं और वह दुर्दर्द से मुक्त हो जाती हैं। लेकिन जब वही संतान कालांतर में आंखें दिखाने लगे तो माता का दर्द फिर से हरा हो जाता है। बहुत खूबसूरत वर्णन किया है लेखक ने इस लघु कविता के माध्यम से। अगली रचना है इनकी जो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, उजाला। डॉक्टर की घोषणा, शरीर पूरा हो गया परंतु आंखें जिंदा हैं। सब देख रही हैं, पत्नी का दहाड़ना, अर्थी बनवाना, सूरज छिपने में 1 घंटा शेष, भाग दौड़ में दबी मेरी प्रबल इच्छा, संकल्प नेत्रदान का, सबकी अपनी व्यवस्था, सबकी अपनी व्यस्तता, सबकी अपनी व्यस्तता। लेखक डॉक्टर की घोषणा का चित्रण करते हैं कि शरीर पूरा हो गया। यह भी वर्णन करते हैं कि शरीर पूरा होने के बाद आंखें जिंदा रहती हैं, सब देखती हैं, पत्नी का दहाड़ना देखती हैं, अर्थी का बनना देखती हैं, सूरज का छिपना देखती हैं, सूरज छिपने में कितना समय बाकी है वह सब देखती हैं। लेखक आह्वान करते हैं कि अन्य भी बहुत सी रचनाओं में कि रक्तदान, शरीर दान और नेत्रदान अवश्य करें, ये सबसे बड़े दान है। अगली रचना लेखक की बेटियां। सूने आंगन का मनी प्लांट होती बेटियां, सूने आंगन का मनी प्लांट होती बेटियां, बड़ी होने पर उखाड़ कर अन्यत्र रोप दी जाती। माताओं की बेटियां नए घर को हंसती हंसाती, मकरंद पुष्प खिलाती, मुस्कुराती हैं बेटियां। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा बन सबका कल्याण कराती हैं बेटियां, सबका कल्याण कराती हैं बेटियां। लेखक बेटियों का महत्व इस लघु कविता के माध्यम से करते हैं। बहुत सुंदर लघु कविता संग्रह है, प्रगतिशीलता लिए हुए हैं तमाम रचनाएं। एक एक रचना पढ़ना संभव नहीं है। लेखक से या प्रकाशन से यह पुस्तक लेकर अवश्य पढ़िए। बहुत सुंदर लाजवाब पुस्तक है। आज की बैठक में इतनी हाजिरी कबूल कर लीजिए। फिर उपस्थित होऊंगा किसी अन्य पुस्तक को लेकर। इजाज़त दीजिए। विनोद शिला को।